गाइस, दिस इज़ मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी इटली के एकीकरण के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम 5 चरण में इसके एकीकरण की बात करने वाले हैं, यानी 5 स्टेजेस में हम बात करेंगे। तो पहले जो वीडियो है उसमें हमने इसकी जो डिफ़िकल्टीज़ आई थी इटली के एकीकरण में, और इसका जो उसके बाद हमने जो इसका फर्स्ट स्टेज थी उसके बारे में बात कर ली। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज में हमने देखा कि इटली के लोगों में सबसे पहले राष्ट्रीय भावना जागृत की गई अपने देश के प्रति। अब दूसरे जो स्टेज है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टेज में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो इस दूसरे स्टेज का जो नायक था वो कौन था, यानी इस दूसरे स्टेज को लीड किसने किया। तो दूसरे चरण का जो नायक था वो था सार्डिनिया का शासक जो था विक्टर इमैनुअल द्वितीय का प्रधानमंत्री, जिसका नाम था काबूर। जिससे मैंने शुरू में आपको बताया था कि गैरिबाल्डी और काबूर जो है इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं सेकंड स्टेज में इटली के एकीकरण में जो काबूर था, यानी वहाँ का प्रधानमंत्री था सार्डिनिया का, वहाँ के राजा का प्रधानमंत्री था। तो काबूल ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इटली के एकीकरण में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इटली का एकीकरण जो है वो सार्डिनिया राज्य के अधीन ही हुआ है। तो जो काबूल था उसे मालूम था कि एकीकरण के मार्ग की एक जो सबसे बड़ी बाधा है वो है ऑस्ट्रिया। जैसे मैंने बताया आपको कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, वो कभी नहीं चाहता था कि जो पूरा यूरोप है वहाँ पर राष्ट्रीय जो भावना है वो लोगों में जागृत हो, या फिर यूरोप में जो है वो लोकतंत्र आए। तो काबूल को बहुत अच्छे से मालूम था कि इटली के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया है, और सार्डिनिया का राज्य केवल एक शक्तिशाली राज्य बनकर ही इस बाधा को अलग कर सकता है। शक्तिशाली बनाने के लिए फिर उसने काफ़ी कदम उठाए। फिर सबसे पहले उसका ये था काबूल का कि हमें अगर ऑस्ट्रिया को हराना है, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस टाइम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्री थी, तो उसको हराने के लिए काबूल के मन में यही आया कि सबसे पहले हमें जो है वो अपने देश को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपने देश को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए और सैनिक रूप से जो है वो शक्तिशाली बनाने के लिए उसने सोचा कि ये सबसे पहले हमें काम करना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया का सामना करने के लिए यूरोप की किसी भी शक्ति का सहयोग लेना भी बहुत ज़रूरी था। ये था कि ऑस्ट्रिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, और यूरोप के देशों का भी उसको समर्थन प्राप्त था। तो काबूल को बहुत अच्छे से मालूम था कि इसका सामना करने के लिए हमें आर्थिक रूप, सैनिक रूप से पावरफुल बनना पड़ेगा, और यूरोप के जो देश हैं उनको अपने तरफ करना होगा, तभी हम ऑस्ट्रिया को जो है वो हरा सकते हैं। तो इस तरह से काबूल ने इस वाले स्टेज में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई हुई थी, ठीक है। तो और धीरे धीरे उसने क्या किया किया अपने जो देश था सार्डिनिया उसको मजबूत करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए उसने जो है वो काफ़ी कदम उठाए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उसने उद्योगों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। उसका ये था कि सबसे पहले देश जो है वो आर्थिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, इसलिए उसने उद्योगों को काफ़ी हेल्प दी। उसके बाद उसने रेलवे का विस्तार किया। उसके बाद उसने शिक्षा की प्रगति के लिए उचित कदम उठाए, कृषि विकास की संभावनाओं को बढ़ावा दिया, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया। विदेशी व्यापार से ये था कि विदेशी रूप से उसके संबंध भी बनने थे दूसरे देशों के साथ में, और इस वजह से उन देशों को अपने तरफ लाया जा सकता था। बाकी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होनी थी। इस तरह से उसने काफ़ी जो है वो नए नए सुधार किए, और इस तरह से सार्डिनिया बहुत ही जल्दी पावरफुल कंट्री जो है वो बनकर सामने आया। उसके बाद जो काबूल था उसने इस राज्य की सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए काफ़ी जो है वो कदम उठाए। पहले उसने आर्थिक रूप से सार्डिनिया को मजबूत करने के लिए सारे जो भी संभव प्रयास थे वो उसने किए। अब उसका ध्यान आया कि अब हमें सैनिक रूप से जो है वो सार्डिनिया को मजबूत करना है। उसने 90,000 सैनिकों की एक अनुशासित और नवीन हथियारों से सुसज्जित सेना तैयार की। इस प्रकार जहाँ एक ओर सार्डिनिया का राज्य धनी और समृद्ध बना, दूसरी ओर वह सबल और सशक्त भी बन गया। इटली के लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। अब इटली के लोगों को भी लगने लगा कि जो इमैनुअल है, यानी सार्डिनिया का राजा है, और उसका जो प्रधानमंत्री है कैबूर, यही जो है वो इटली का कल्याण कर सकते हैं। तो इटली के देशभक्त इमैनुअल तथा उसके प्रधानमंत्री के अनुयायी बन गए। उनको भी लगा, इटली के लोगों को भी, कि हम तो इतने पावरफुल हैं नहीं, अगर हमारे देश को जो है वो ऑस्ट्रिया जैसे देशों से बचाया जा सकता है या इसका एकीकरण किया जा सकता है तो सार्डिनिया ही कर सकता है ऐसा। ये लोगों में वहाँ पर इस तरह की भावना पैदा होने लग पड़ी थी।
तो इस वाले स्टेज में जो है वो लोगों का अब जो ध्यान था वो ज़्यादातर सार्डिनिया पर ही चला गया कि सार्डिनिया ही जो है वो हमारा कल्याण कर सकता है। काबूल को यूरोपीय राज्यों की सहानुभूति, अब उसको उसने आर्थिक रूप से भी सार्डिनिया को मजबूत कर दिया है, सैनिक रूप से भी उसने काफ़ी कदम उठा लिया और इटली के लोगों का विश्वास भी जीत लिया। अब काबूल के सामने था कि ये जो यूरोप के देश थे उनको अपने प्रति करना है। तो इसका उसको एक मौका मिला, 1856 में मिला उसको। क्रिमिया का युद्ध हुआ था इस टाइम। क्रिमिया के युद्ध के बाद इंग्लैंड तथा फ्रांस का, मतलब उसने क्रिमिया के युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों का साथ दिया, इस वजह से अब इंग्लैंड और फ्रांस उसके साथ हो गए। उसने बिना किसी शर्त के अपने 70,000 प्रशिक्षित सैनिक क्रिमिया के रण क्षेत्र में भेजे, क्योंकि वो यूरोप के राजनीतिक मंच पर इंग्लैंड और फ्रांस के मित्र के रूप में उभर के आना चाहता था। यानी अब उसने अब यूरोप के देशों को भी, जैसे सबसे पावरफुल कंट्री जो थी इंग्लैंड फ्रांस, उनको उसने अपने तरफ जो है वो कर लिया, उनकी युद्ध में हेल्प करके। उसका यही मकसद था कि ऑस्ट्रिया को अलग करना है और यूरोप के सारे देशों के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने हैं। तो सबसे पहले उसने इंग्लैंड और फ्रांस को ही जो है वो अपनी तरफ किया। ठीक है, उसके बाद क्रिमिया का जो युद्ध था वो 1856 में जब ख़त्म हुआ, उसके बाद पेरिस में एक संधि हुई थी। ठीक है, सार्डिनिया को भी उस संधि में जो है वो बुलाया गया। ठीक है, वार्ता में भाग लेने के लिए इसको भी आमंत्रित किया गया। लेकिन ऑस्ट्रिया को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जो है वो सार्डिनिया को क्यों बुलाया गया है। परंतु पेरिस सम्मेलन में यूरोप के बड़े राज्य जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, तुर्की, प्रशिया और रूस के साथ सार्डिनिया को भी बराबर का स्थान प्राप्त हुआ। सम्मेलन में सार्डिनिया की ओर से काबूल ने भाग लिया। उसने ऑस्ट्रिया को अड़े हाथों लिया, वहाँ ऑस्ट्रिया की उसने काफ़ी पोल खोल दी एक प्रकार से जाके। उसने इटली में ऑस्ट्रिया के शासन तथा अत्याचारों का पर्दाफाश किया। उसको एक मंच मिल गया कि सब पावरफुल कंट्रीज़ के बीच में ऑस्ट्रिया को कैसे जो है नीचा दिखाया जा सकता है। उसने इटली में उनके जो क्रूर शासन था उसके प्रति वहाँ पर सबके सामने बताया कि इटली की दशा बहुत ही दयनीय बना रखी है इन्होंने। इस पर इंग्लैंड और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ी निंदा की, भी इस तरह का नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से काबूल ने ऑस्ट्रिया को यूरोपीय देशों की नज़रों में गिराने का काम किया और अपने आप को जो है एक महान नेता, एक प्रकार से अपने देश को एक महान देश के रूप में सामने खड़ा किया। अब बात ये आती है कि सार्डिनिया इटली के एकीकरण के लिए क्यों आ रहा है, उसका क्या फ़ायदा है। उसका ये फ़ायदा था कि वहाँ का जो राजा था, अब वो इटली का राजा बन जाना था इसके बाद, क्योंकि वो उसका भी फ़ायदा था, वो भी इटली को अपने नियंत्रण में ही लेना चाहता था। तो इस तरह से जो है वो उसने यहाँ पर और जो ऑस्ट्रिया था उसकी काफ़ी प्रकार से उसको दूसरे देशों की नज़रों में गिरा दिया उसने। आगे हम लोग बात करेंगे कि 21 जुलाई 1858 को कोलंबियर नामक स्थान पर नेपोलियन तृतीय तथा काबूल में एक, फिर उसने जो नेपोलियन था फ्रांस का जो उस टाइम राजा था, उससे भी एक गुप्त वार्ता उसने कर ली। 19 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया, उसके बाद इनमें युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया की सेना ने सार्डिनिया राज्य के एक प्रदेश था जिसका नाम है पिटमंट प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद आक्रमण करने से क्या हुआ कि उसने नेपोलियन के साथ में तो गुप्त वार्ता कर रखी थी, तो नेपोलियन जो है वो इस युद्ध में सार्डिनिया का साथ देने के लिए आ गया। तो इन दोनों देशों की संयुक्त सेनाओं ने 4 जून 1859 को मेजेटा की लड़ाई में और 24 जून को सेल्फेनिया की लड़ाई में ऑस्ट्रिया को पराजित कर लिया। मतलब यह था कि उसने नेपोलियन से गुप्त वार्ता कर ली थी, तो जब युद्ध हुआ तो नेपोलियन जो है उसका साथ देने के लिए आ गया। और जब नेपोलियन, क्योंकि फ्रांस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्री थी उस टाइम, तो इतनी पावरफुल कंट्री ऊपर से ऑस्ट्रिया जो सॉरी सार्डिनिया भी काफ़ी पावरफुल बन चुका था, तो दो पावरफुल कंट्रीज़ ऑस्ट्रिया के विरुद्ध खड़ी हो गई, तो काफ़ी जो प्रदेश थे वो ऑस्ट्रिया को छोड़ने पड़े। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे इसी वाले स्टेप में। तो ये तो ख़त्म हो गया, ये वाले स्टेप में दिखाया कि काफ़ी ज़्यादा जो प्रदेश थे वो सार्डिनिया ने ऑस्ट्रिया से जीत लिए। एक तो उसने राजनीतिक चाल चली कि सबके सामने उसको बदनाम करना और यूरोपीय देशों का साथ अपनी तरफ करना। और उसके बाद जब युद्ध हुआ तो उसने नेपोलियन की सहायता से जो है वो ऑस्ट्रिया से काफ़ी ज़्यादा प्रदेश जो है वो छीन लिए, क्योंकि वो एकीकरण में उसको जितने भी ऑस्ट्रिया से सारे जो उसके पास जो भी राज्य थे सब उसको वहाँ से लेने ही थे। अब अगले हम बात करने वाले हैं तीसरे चरण की बात करने वाले हैं कि तीसरे चरण में आखिरकार क्या हुआ एकीकरण से। अब दूसरे चरण में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रदेश जो थे वो अपने अंडर कर लिए थे। अब तीसरे चरण में जो है वो कुछ जैसे वेनेशिया, पॉप राज्य तथा नेपल्स में से सबसे पहले, मतलब अब जो भी अब एक काफ़ी स्टेट अभी भी बचे थे, अब उस पर पॉप राज्य का जो है प्रकार से काफ़ी ज़्यादा बड़ा नियंत्रण था।
तो उसी में से एक नेपल्स नाम का जो राज्य था, वहाँ पर सबसे पहले जो है वो संघर्ष शुरू हो गया। मतलब अभी ऑस्ट्रिया से एक तरह से मान लो उन्होंने सारे राज्य छीन लिए थे, अब वो राज्य आए जिन पर पॉप का अधिकार था, और पॉप जैसे मैंने आपको शुरू में बताया काफ़ी ज़्यादा ही शक्तिशाली था। तो अब पॉप के जो अंडर एक राज्य था नेपल्स, वहाँ पर संघर्ष शुरू हो गया। इस राज्य का शासक फ्रांसिस द्वितीय बुर्बो वंश से संबंधित था। वह एक प्रतिक्रियावादी तथा अत्याचारी शासक था। वहाँ के लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाने का कार्य गैरिबाल्डी ने, गैरिबाल्डी जो है वो तीसरे स्टेज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए आता है। गैरिबाल्डी एक देशभक्त था इटली का, जो अपने देश को एकत्रित करना चाहता था, एक संयुक्त इटली बनाना चाहता था। 2 मास में ही सारा सिसली का जो प्रदेश था वो भी गैरिबाल्डी ने अपने अधिकार में कर लिया। सिसली के बाद गैरिबाल्डी ने समुद्र पार करके 19 अगस्त 1860 के दिन नेपल्स पर भी चढ़ाई कर दी। उसने नेपल्स पे भी जो है वो हमला कर दिया। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं दूसरे स्टेज में काबूल काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो तीसरे जो स्टेज है उसमें गैरिबाल्डी जो कि वहाँ का देशभक्त था, उसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सारे जो राज्य थे मतलब उसको एकीकरण करने में। अब हमारे पास आती है फोर्थ स्टेज में हम लोग बात करने वाले हैं कि अब केवल वेनेशिया और रोम ही इटली राज्य से बाहर रह गए थे, बाकी सारे राज्य उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए थे। वेनेशिया जो था मैंने आपको बताया था, लुम्बार्डिया और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, रोम पर पॉप का अधिकार था। ठीक है, इन दोनों से पहले वेनेशिया की, तो सबसे पहले वेनेशिया पर हमला किया गया 1866 में। प्रशिया तथा ऑस्ट्रिया में युद्ध छिड़ गया। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठाया इस युद्ध में इमैनुअल ने प्रशिया का साथ दिया। अब प्रशिया का साथ देने, अब जो इमैनुअल जो कि वहाँ का राजा था सार्डिनिया का, 1866 में जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ तो सार्डिनिया को लगा कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उन्होंने प्रशिया का साथ दे दिया। उनको था कि इससे प्रशिया हमारे साथ आ जाएगा और ऑस्ट्रिया बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा, तो उन्होंने इसका साथ दिया। प्रशिया और ऑस्ट्रिया में 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार ऑस्ट्रिया ने वेनेशिया जो है वो इटली को सौंप दिया, क्योंकि अब प्रशिया का साथ दिया था सार्डिनिया ने, तो उसके जीत के बाद उसने अपना जो वेनेशिया का प्रदेश था वो प्रशिया से मांग लिया, अभी हमने आपका साथ दिया है युद्ध में, तो हमें हमारा प्रदेश वापस कर दीजिए। तो प्रशिया को था कि इन्होंने हमारा साथ दिया, तो उन्होंने ऑस्ट्रिया से जो वेनेशिया का प्रदेश था वो लेकर इटली को दे दिया। इस प्रकार एकीकरण के इस चरण ने इटली से ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया और अब केवल रोम ही इटली में शामिल होना शेष था। अब 2 प्रदेश थे, उसमें से वेनेशिया तो जो है वो सार्डिनिया ने ले लिया प्रशिया का साथ देके। अब सिर्फ एक ही जो प्रदेश था वो बाहर था, वो था, उसका नाम था रोम। और रोम पे जो था वो पॉप का शासन था। तो लास्ट में हमारे पास जो अंतिम चरण आता है, अंतिम चरण में हम लोग बात करने वाले हैं 1870 ईस्वी में प्रशिया और फ्रांस में युद्ध छिड़ गया। प्रशिया से निपटने के लिए नेपोलियन तृतीय ने रोम में भी अपनी सेनाएं, मतलब रोम से भी अपनी सेनाएं उसने वापस बुला ली, जो नेपोलियन था। विक्टर इमैनुअल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर 20 सितंबर 1870 को रोम पर आक्रमण कर दिया। उनको लगा कि अब तो रोम में कोई सेना रही नहीं है, वहाँ फ्रांस की सेना थी उस टाइम, तो और वो फ्रांस से जो है दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे। बात ये थी, जब 1870 में प्रशिया और फ्रांस में युद्ध हुआ तो फ्रांस ने जो रोम में अपनी सेना रख रखी थी वो उन्होंने वापस बुला ली। तो उसमें उसको लगा सार्डिनिया को अब तो उसमें रोम में किसी प्रकार की कोई सेना रह नहीं गई है, इस मौके पर वहाँ हमला करना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और इससे हम फ्रांस के दुश्मन भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी सेना तो यहाँ से चली गई है। तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। उसने आसानी से रोम पर इस प्रकार से जो है वो अपना अधिकार कर लिया। वहाँ जनमत गणना कराई गई और रोम भी इटली के राज्य में मिला दिया गया। 1871 में रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। इस प्रकार से जो इटली था उसका 5 चरण में एकीकरण हो गया। तो हमने इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें बाकी स्टेजेस की बात की हुई है और इस वाले स्टेज में जो शेष बची हुई उसकी हमने बात की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।